नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा और जैसा कि आप सभी जानते हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे सेगमेंट्स के माध्यम से आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। कोरोना संकट के बीच हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर लाल किले पर तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान। इसके साथ ही उन्होंने कृषि के क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की भी चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने क्या कुछ खास कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक समय था जब हम बाहर से गेहूं मंगवा करके अपना पेट भरते थे, लेकिन हमारे देश के किसानों ने वो कमाल करके दिखा दिया। आत्मनिर्भर भारत आज कृषि क्षेत्र में बना है। आज भारत के किसान भारत के नागरिकों का ही पेट भरते इतना नहीं है, आज भारत वो स्थिति में है कि दुनिया में जिसकी जरूरत है उसको भी हम अन्न दे सकते हैं। अगर ये हमारी शक्ति है, आत्मनिर्भर की ये ताकत है, तो हमारे कृषि क्षेत्र में भी मूल्य वृद्धि आवश्यक है। वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार हमारे कृषि जगत में बदलाव की आवश्यकता है। विश्व की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमने हमारे कृषि जगत को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं जानता हूं जब मैं आत्मनिर्भर की बात करता हूं तब अनेक आशंकाएं प्रकट भी की जाती है। मैं इस बात को मानता हूं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए लाखों चुनौतियां हैं और जब विश्व स्पर्धा के मोड़ में हो तब तो चुनौतियां बढ़ भी जाती हैं, लेकिन देश के सामने अगर लाखों चुनौतियां हैं तो देश के पास करोड़ों समाधान देने वाले शक्ति भी है। मेरे देशवासी भी हैं जो समाधान का सामर्थ्य देते हैं। आत्मनिर्भर भारत दुनिया को कैसे मदद कर सकता है, आज हम देख सकते हैं और इसलिए विश्व की भलाई में भी भारत का योगदान करना ये दायित्व बनता है और उसलिए भी हमें उसी प्रकार से बहुत हो चुका। आजाद भारत की मानसिकता क्या होनी चाहिए? आजाद भारत की मानसिकता होनी चाहिए वोकल फॉर लोकल। हमारे जो स्थानीय उत्पाद है उसका हमने गौरवगान करना चाहिए। हम अपनी चीजों का गौरवगान नहीं करेंगे तो उसको अच्छा बनने का अवसर भी नहीं मिलेगा, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। आइए हम मिलकर के संकल्प लें, आजादी के 75 साल के पर्व की ओर जब कदम रख रहे हैं तब वोकल फॉर लोकल का जीवन मंत्र बन जाए और हम मिलकर के भारत की उस ताकत को हम बढ़ावा दे दें। दुनिया भर के अनेक बिजनेस भारत को सप्लाई चेन के केंद्र के रूप में आज देख रहे हैं। अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड ये मंत्र को लेकर के भी हमें आगे बढ़ना है। 130 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य, जब एक ही समय में, जरा याद कीजिए पिछले कुछ दिन, और 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य के लिए गर्व कीजिए। कोरोना के इस महाकालखंड में एक तरफ चक्रवात, पूरब में भी चक्रवात, पश्चिम में भी चक्रवात, बिजली गिरने से अनेक लोगों की मौत की खबरें, कहीं पर बार बार भूस्खलन की घटनाएं, छोटे मोटे भूकंप के झटके। इतना कम था तो हमारे किसानों के लिए टिड्डी दल की आपत्तियां आई, न जाने एक साथ एक के बाद एक मुसीबतों का अंबार लग गया। लेकिन उसके बावजूद भी देश जरा भी अपना विश्वास नहीं खोया। देश आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता जाया गया। देशवासियों के जीवन को, देश की अर्थव्यवस्था को
कोरोना के प्रभाव से जल्दी से जल्दी बाहर निकालना आज हमारी प्राथमिकता है। इसमें अहम भूमिका रहेगी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट की। इस पर 110 लाख करोड़ उससे भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसके लिए अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 7,000 प्रोजेक्ट्स की पहचान कर ली गई है। इससे देश के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक नई दिशा भी मिलेगी, एक नई गति भी मिलेगी। और इससे हमेशा कहा जाता है ऐसे संकट की घड़ी में जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दिया जाए ताकि आर्थिक गतिविधि बढ़ती है, लोगों को रोजगार मिलता है, काम मिलता है, उसके जुड़े हुए कई काम एक साथ चल जाते हैं। छोटे बड़े उद्योग, किसान, हर मध्यम वर्ग को इसका बहुत लाभ होता है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भी सही है कि विकास की इस यात्रा में भी हमने देखा है जैसे समाज जीवन में कुछ तबके पीछे रह जाते हैं, गरीबी से बाहर निकल नहीं पाते हैं, वैसे राष्ट्र जीवन में भी कुछ क्षेत्र होते हैं, कुछ भूभाग होते हैं, कुछ इलाके होते हैं जो पीछे रह जाते हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे लिए संतुलित विकास बहुत आवश्यक है और हमने 110 से ज्यादा आकांक्षी जिले आइडेंटिफाई किए हैं। उन 110 जिले जो एवरेज से भी पीछे हैं, उनको राज्य की और राष्ट्र की एवरेज तक ले आना है। सभी पैरामीटर में लेता है। वहां के लोगों को बेहतर शिक्षा मिले, वहां के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, वहां के लोगों को रोजगार के स्थानीय अवसर पैदा हो और उसके लिए लगातार हमने इन 110 जिले जो हमारी विकास यात्रा में कहीं पीछे छूट गए हैं उनको आगे ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आत्मनिर्भर भारत की अहम प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान, और इसको हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। किसान को पिछले दिनों हमने देखा है, एक के बाद एक रिफॉर्म आजादी के इतने सालों के बाद किए गए हैं। आइए इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द होंगे हाजिर और देखेंगे हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। अगर हौसले बुलंद हो और मेहनत और लगन से काम किया जाए तो किसी भी काम में कामयाबी हासिल की जा सकती है और कृषि का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। कृषि के क्षेत्र में भी बहुत से ऐसे कर्मवीर हैं जिन्होंने ऐसी सफलता हासिल की है कि अब वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। तो आइए कृषि स्टार्टअप में देखते हैं एक ऐसे ही सफल किसान की कहानी। मध्य प्रदेश के सागर जिले में रहने वाली आकाश चौरसिया, जिनकी सोच थी पारंपरिक रासायनिक खेती से निजात पाना। कि वक्त था सर जून 2011 का,
जब मेरे मन में अचानक विचार आया कि मुझे ये काम करना चाहिए, और इस विचार को आने में महत्वपूर्ण भूमिका ये थी कि हमने लोगों की बढ़ती अस्पतालों में संख्या देखकर हमने जज किया कि हमारे देश में स्कूल से ज़्यादा जो है ना हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ रही है, और निरंतर लोग जो है ना, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस परिवार में लोग कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित ना हो। यही बात मेरे दिमाग में क्लिक किया। फिर मैंने 1 जून 2011 को ये निर्णय लिया कि मैं जैविक खेती करूँगा और कोशिश करूँगा कि देश में जहर मुक्त अन्न लोगों तक पहुँचाने में मेरी एक भूमिका रहे। उनकी इस सोच के पीछे एक ये भी कारण रहा कि वो एक डॉक्टर बनना चाहते थे। मैं पढ़ लिख रहा था, इतना अच्छा खासा PMT का एग्ज़ाम के लिए मैंने फेस किया हुआ था, और अचानक मेरे दिमाग में ये प्रेरणा हुई कि मैं खेती की तरफ जाना चाहता हूँ। पर नियति ने जब उन्हें कृषि से जोड़ा, तब उनकी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ने उन्हें रासायनिक खेती से हटकर कुछ बेहतर तरीके से खेती करने की प्रेरणा दी। आकाश चौरसिया ने जैविक खेती के तरीके को अपनाने का फैसला लिया। उनका मकसद और सोच वही रहा कि वो लोगों में स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों का समाधान कर सकें, और अब उनकी राह डॉक्टर बन अस्पताल में लोगों की सहायता करना नहीं, वरन पोषक फसलें उगाकर बीमारियों की जड़ पर ही वार करना था। जहां आकाश के साथ के युवा अपने उज्जवल भविष्य के लिए गांव और कृषि से दूर जाकर तरक्की के मार्ग ढूंढने में लगे थे, वहीं आकाश ने अपनी जड़ों, अपने गांव और अपने खेतों को अपना भविष्य सौंपकर कुछ अलग कर दिखाने की ठानी, तो उनका परिवार भी उनके इस फैसले के खिलाफ हो गया। पर धुन के पक्के आकाश ने एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव किया जिससे आज न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा गांव उन पर गर्व महसूस करता है। सबसे पहले शुरुआत में जो दिक्कतें आती हैं सर, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आप दिशा से यदि दूसरी दिशा में जाते हैं तो नेचुरली कोई भी माँ बाप हों या घर परिवार के लोग हों या देश समाज के लोग हों, कोई भी आपके साथ नहीं होता। साथ मेरे साथ भी यही हुआ था। कई लोगों का सामना करना पड़ा, कई लोगों के विचारों को निराधार करना पड़ा, और उस बीच में संघर्ष करते हुए मैंने इस काम को शुरू किया, और उसके नतीजे 1 साल बाद आना जब चालू हुए तो लोगों ने फिर जो है ना मेरे से जुड़ना चालू किया, और आज लगभग पूरे देश भर में जो है ना मैं लोगों के बीच में जाता हूं, और लोग देश भर के लोग यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए हर माह आते हैं। मात्र 26 वर्ष की आयु में आकाश चौरसिया ने इनोवेटिव तरीकों से खेती कर कृषि जगत में कई कीर्तिमान स्थापित किए। आकाश चौरसिया 12वीं तक की शिक्षा हासिल कर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, पर अचानक उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने पढ़ाई छोड़कर मन ही मन कृषि को उन्नत बनाने की ठान ली और कृषि में ही शोध और संशोधन करने में जुट गए। आज आप देख रहे होंगे कि हमारे समाज में जो किसान का बेटा है, हर वर्ग का व्यक्ति चाहता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़े और खेती की तरफ ना जाए, परंतु ऐसे दौर में मेरा खेती की तरफ पढ़ाई से वापस आना ये आश्चर्यजनक था लोगों के बीच में, और हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये फेस करनी पड़ी, कई लोगों का सामना करना पड़ा, कई लोगों के विचारों को निराधार करना पड़ा, और उस बीच में संघर्ष करते हुए मैंने इस काम को शुरू किया। वो कृषि में कुछ नया और कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे लोगों को स्वास्थ्यवर्धक भोजन मिल सके और वो स्वस्थ बने, ताकि अस्पतालों से वो दूर ही रहें। कहा जाता है जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। सारी चीज़ें जो है ना, यदि हम गाड़ी में अच्छा पेट्रोल डालते हैं तो नेचुरली सी बात है गाड़ी हमारी अच्छी चलती है, और यदि हम अच्छा भोजन खाएंगे तो हमारी गाड़ी अच्छी चलेगी, और जब हमारी गाड़ी बिगड़ती है तो नेचुरली सी बात है हम अस्पतालों का सहारा लेते हैं। तो जो अस्पतालों में भीड़ बढ़ रही है वो निश्चित ही है कोई ना कोई बीमारी की वजह से ये सब हो रहा है। तो वहाँ पर जो बीमार लोग पहुँच रहे हैं तो वो बीमार जो है ना कहीं से दूषित हवा, दूषित पानी, दूषित खाना, दूसरा जल, इन सारी चीज़ों की वजह से लोग परेशान हैं और उनसे बीमार हो रहे हैं। वहीं से हमारे लिए ये प्रेरणा मिली और मैंने इस काम को करना चालू किया। मल्टी लेयर फार्मिंग यानी मिश्रित खेती में एक जगह पर एक से अधिक फसलें लगाई जाती हैं, जिससे पानी, समय, जगह और खाद इन सभी की बचत होती है। मिश्रित खेती तथा जैविक खेती के इस्तेमाल से न सिर्फ उत्पादकता बढ़ती है वरन अनाजों की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है।
इस तरह की फार्मिंग को मल्टी लेयर फार्मिंग हम संपूर्ण शब्द में यदि परिभाषित करें तो मल्टी लेयर फार्मिंग कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक जगह पर एक से अधिक फसलों को उगाते हैं, जिसमें हम अपनी समय की बचत करते हैं, हम अपनी पानी की बचत करते हैं, हम अपनी जगह की बचत करते हैं और हम अपना बहुमूल्य जो है ना खाद का जो है ना हम बचत करते हैं। आकाश चौरसिया ने खेती की शुरुआत ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई की तकनीक को अपनाकर सिंगल लेयर फार्मिंग से की और साल भर में ही उन्हें काफी अच्छी कामयाबी मिली। आकाश चौरसिया आज भी ऐसे ही शोध और संशोधन में लगे हुए हैं, जिससे वो कृषि में कई और बेहतर बदलाव ला सकें। मैंने लगातार अध्ययन किया इस बात को लेके कि वर्मी कंपोस्ट की उच्च गुणवत्ता, उच्च क्वालिटी कैसे बनाई जाए। उसके लिए हमने पीवीसी प्लास्टिक बैग वर्मी बेड का उपयोग किया हुआ है, जिसमें धूप नहीं लगती है, ठंड नहीं बैठती है और बरसात का ऊपर से शेड बना देते हैं तो पानी नहीं बैठता है, जिससे गोबर की गुणवत्ता बनी रहती है और उसमें जो केंचुए हम छोड़ते हैं तो वो कंफर्टेबली 12 महीने हेल्थ के साथ काम करते हैं, स्वस्थ जो केंचुए उसमें काम करते हैं, तो उससे हमारी खाद की क्वालिटी बनती है। साथ ही साथ हम उसमें गुड़, मठा, बेसन और सरसों जैसी खली का घोल समय समय पर डालते हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता बनती है। जब वो खाद निकल के आता है तो खेतों में जब पहुंचता है तो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी के रूप में भी काम करता है और साथ ही साथ जो है ना उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है, जिससे हमारी फसल बहुत ही अच्छी होती है। और उनका ये सफर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय कृषि को उनकी और उन जैसे युवा किसान नायकों की आवश्यकता है। आकाश चौरसिया जैसे युवा भारतीय कृषि की एक अनमोल धरोहर हैं। यदि युवा किसान आकाश चौरसिया से प्रेरणा लेकर कृषि की बढ़ोतरी के लिए योगदान दें, तो भारतीय कृषि का स्वर्णिम युग आना निश्चित है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और आइए अब देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। कोरोना संकट के इस काल ने कई क्षेत्रों को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है, लेकिन अगर हम बात कृषि की करें और खाद्य सुरक्षा की करें तो इस ओर हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कमाल कर दिखाया है हमारे अन्नदाता किसान ने। और इस बार भी जो खरीफ बुआई का रकबा है वो बीते साल से आगे ही चल रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। खरीफ फसलों के अंतर्गत कुल बुआई रकबे में संतोषजनक वृद्धि हुई है। 14 अगस्त 2020 तक खरीफ फसलों की कुल बुआई 1015.58 लाख हेक्टेयर रकबे में की गई है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में ये 935.70 लाख हेक्टेयर रकबे में की गई थी। इस प्रकार देश में इस वर्ष कुल बुआई रकबे में पिछले वर्ष की तुलना में 8.54% की वृद्धि दर्ज की गई है। चावल पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 308.51 लाख हेक्टेयर की तुलना में चावल की बुआई लगभग 351.86 लाख हेक्टेयर रकबे में हुई है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 43.35 लाख हेक्टेयर रकबे को ज्यादा कवर किया गया है। दलहन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 121.50 लाख हेक्टेयर की तुलना में दलहन की बुआई लगभग 124.01 लाख हेक्टेयर रकबे में हुई है।
इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 2.51 लाख हेक्टेयर रकबे को ज्यादा कवर किया गया है। मोटे अनाज पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 162.28 लाख हेक्टेयर की तुलना में मोटे अनाज की बुआई लगभग 168.12 लाख हेक्टेयर रकबे में हुई है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 5.84 लाख हेक्टेयर ज्यादा रकबे को कवर किया गया है। तिलहन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 163.57 लाख हेक्टेयर की तुलना में तिलहन की बुआई लगभग 187.14 लाख हेक्टेयर रकबे में हुई है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 23.56 लाख हेक्टेयर ज्यादा रकबे को कवर किया गया है। गन्ना पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 51.40 लाख हेक्टेयर की तुलना में गन्ने की बुआई लगभग 52.02 लाख हेक्टेयर रकबे में हुई है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 0.62 लाख हेक्टेयर ज्यादा क्षेत्र को कवर किया गया है। जूट और मेस्ता पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 6.85 लाख हेक्टेयर की तुलना में जूट और मेस्ता की बुआई लगभग 6.96 लाख हेक्टेयर रकबे में हुई है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 0.11 लाख हेक्टेयर रकबे को ज्यादा कवर किया गया है। कपास पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 121.58 लाख हेक्टेयर की तुलना में कपास की बुआई लगभग 125.48 लाख हेक्टेयर रकबे में हुई है। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 3.90 लाख हेक्टेयर रकबे को ज्यादा कवर किया गया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में 123 जलाशयों में जल संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 88% है। तो कृषि दर्शन में आज बस इतना ही। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम फिर होंगे हाजिर कुछ और नई जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।